Good morning to all of you. Today I am going to deal with पैशन ट्रांसफरिंग। तो देखिए पैशन ट्रांसफरिंग किस तरह होता है आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ये हम लोग जरूरी क्यों होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों के एम्बुलेंस से मैंने पैशन को उतारना है तो किस तरह उतारेंगे और क्या क्या प्रक्रियाएं करेंगे वो हम सब बताने जा रहे हैं। पहले देखिए इसको ट्रांसफर करने के लिए देखिए क्या होता है। पहले हम लोग व्हील चेयर लेंगे कि तो व्हील चेयर से ट्रांसफर करके वो एम्बुलेंस अगर उसका पैसेंट का जो होगा पैर अगर वो सक्षम है खड़ा होने में भी खड़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो अपना बॉडी नहीं हिला कर रहा है तो हम लोग स्टेयर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है तो हम व्हील चेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं व्हील चेयर से किस तरह की करेंगे। मान लीजिए ये पेशेंट है, ये बैठे हुए हैं, मैंने इनका एक पैर टूटा हुआ है, ठीक है, इनका एक पैर टूटा हुआ है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, लोग इनको उठाएंगे लोग जिस पोजीशन में पहला पोजीशन लोग इनको अपने ठेंगना है, इससे हम लोग बाहर देने के लिए व्हीलचेयर को इस तरह लाएंगे यहाँ पे और इसको पूरा बेड के साइड में पूरा लॉक कर लेंगे कि ये मूव ना कर पाए। इसको लॉक कर लेंगे ताकि ये मूव ना कर पाए और उधर से कोई सपोर्ट देता रहेगा। और उसके बाद एक पैर के बल से इसको इस पैर में सपोर्ट देंगे इसको और इसको धीरे से इस पर उठाएंगे और इसको फिर बैठा लेंगे। उसके बाद हम लोग ये सारी प्रक्रियाएं करते वक्त ख्याल रखेंगे कि पेशेंट का जो होता है वो उसके खरोच वरोच ना लगे या फिर कोई चोट ना पहुंचे या कोई पेन ना हो। उसके बाद हम लोग इसको यदि ऑपरेशन वार्ड में ले जाएंगे या फिर जनरल वार्ड में ले जाएंगे। दूसरा होता है अगर कोई मरीज है जो चल नहीं रहा है उसको उठाने के लिए हम क्या करेंगे, लोग जो यदि बेड एक स्टैंडिंग बेड आ रहा है जिसमें फोर साइड जो होता है वो हैंडल होता है, तो उसको एक साइड लेटरल पोजीशन घुमा देंगे और उसको बिछा देंगे। उसके बाद उधर से उधर से उठा लेगा और इधर से उठा लेगा, उसको अच्छे से उठा के हम शिफ्ट कर देंगे। देखिए इसका फायदा क्या क्या होता है, जैसे बंद करना है। हम लोगों ने जाना कि एम्बुलेंस से हम लोग किसी पेशेंट को किस तरह शिफ्ट करेंगे, वो ऑपरेशन थिएटर या फिर जनरल वार्ड में। अब देखिए व्हील चेयर जो व्हील चेयर होता है उससे शिफ्ट कर लिए लोग। अब इसको क्या कहते हैं भाई, अरे स्टेपलर को है लो। अब जाने के लोग ये स्ट्रेचर से हम लोग इस तरह पेशेंट पे स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस से शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग देख लो जो स्ट्रेचर होता है उसको क्या करेंगे लोग, एम्बुलेंस से किसी पेशेंट को उतारेंगे उसके पूरा उन्हें साइड में पूरा अच्छे से शिफ्ट करेंगे लोग। इसके व्हील को लॉक कर लेंगे लोग, क्योंकि किसी स्ट्रेचर में जो होता है वो व्हील में लॉक्ड होता है, उसको लॉक कर लेंगे लोग अच्छे से ताकि ये हिले ना, जिससे पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो या फिर ये कोई भागोगे ना। उसके बाद जब हम लोग इस पे शिफ्ट कर लेंगे लोग अच्छा से, ये हम लोग का कमर के बराबर ही होना चाहिए इसके लिए ताकि हम लोग इसको उतारने में कोई दिक्कत ना हो पेशेंट को। उसके बाद देखिए हम जब इसको पेशेंट को इसके लिए बैठा के ले जाएंगे तो ना ही हम इसको खूब तेज में चलाएंगे, अगर तेज में चलाएंगे तो मे बी पेशेंट स्लीप भी कर सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसको जैसे ऊबड़ खाबड़ एरिया में होगा उसको धीरे धीरे चलाएंगे जिससे पेशेंट को कोई चोट वोट ना लगे। उसके बाद इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे और देखिए और उसके बाद ये जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ये रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो उन लोग के डायरेक्शन से जो क्या क्या करना है किस तरह करना है मरीज को वो देखते रहेंगे। जैसे डॉक्टर बोलता है कि मरीज को ले जाइएगा उन्हें उसको शिफ्ट कीजिएगा, मैंने बेड से भिन्न पोजीशनों में हम लोग शिफ्ट करेंगे जिससे उसको बेड शोर ना हो या फिर कोई अन्य बीमारी जैसे निमोनिया गैस की बीमारी ना हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण कुमारी है, मैं जीडीए को कोर्स कर रही हूँ। आज मैं पोजीशन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले ये हो गया सुपाइन पोजीशन। इसमें मरीज का वाइटल साइन लेने में इसका यूज हो जाएगा। इस पोजीशन में मरीज के सिर के नीचे तकिया और कमर के नीचे लगा सकते हैं इसको आराम देने के लिए और वाइटल साइन लेने के लिए। इसके बाद आ जाएगा प्रोन पोजीशन जो पेट के बल लेटाया जाता है। इस पोजीशन में मरीज के पीठ पे जले या घाव या कोई भी ऊपरी भाग हिस्से का सर्जरी हो, इस पोजीशन में हम आसानी से कर सकते हैं।
उसके बाद हो जाएगा पेशेंट को आराम दिलाने के लिए, आराम पेशेंट को दिलाने- कंफर्ट दिलाने के लिए स्पाइनल कोई सर्जरी करना है, ठीक है ना, या फिर ऊपरी हिस्से में जो भी प्रॉब्लम हो पेट शॉर्ट से बचने के लिए। हाँ चलिए आगे। कर सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में मरीज को सीधा खड़ा रखेंगे, देखेंगे इसको थोड़ा चला फिरा के चल फिर रहे हैं कि नहीं, और इनके संतुलन के लिए और हड्डी के जांच के लिए। उसके बाद मरीज को लेफ्ट लेटरल पोजीशन, सेटिंग पोजीशन, मरीज को सेटिंग पोजीशन में इसको बैठा देंगे और वाइटल साइन लेने में या हेड के सर्जरी या ऊपरी हिस्से की जांच के लिए सिटिंग पोजीशन में हमें अच्छा डेंटल वगैरह से मिलेगा। पहले जब बेड पे सोया था तो पूरा बेड वाला बताना चाहिए, ठीक है चलो। लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, साइड लेटरल, ये हो गया साइड लेटरल। इसके कमर और एक तरफ के कंधे और हिप में कमर का प्रेशर कम करने के लिए इस पोजीशन का यूज किया जाता है। इसके सिर के नीचे तकिया लगा सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो गया। इसमें टेम्परेचर एग्जामिनेशन के लिए या प्रेशर को कम करने के लिए। इसके बाद पेशेंट को हम सबसे पहले लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाएंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाएंगे तो उसके कंधे के पास और सिर के पास और हिप के पास हम तकिया लगा देंगे। उसके मतलब प्रेशर को कम करने के लिए भी और उसके आराम, हड्डी के आराम के लिए भी, और या उसके मतलब या उसके बैक साइड का सर्जरी करने के लिए भी हम लोग उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुला सकते हैं। और या उसके मतलब बेड सोर भी हुआ होगा तो उसको भी हटाने के लिए, उसको आराम देने के लिए भी हम उसको लेफ्ट पोजीशन में सुला देंगे। उसके बाद कार्डिक पोजीशन उसके सुपाइन पोजीशन में सुला देंगे। उनके सिर के पास और हिप के पास भी हम चाहें तो तकिया लगा सकते हैं और उनके हृदय को मतलब हार्ट के सर्जरी के लिए भी, उनके हार्ट के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद सेमी फ्लोर पोजीशन में उनको जो हमारा बेड रहता है उसमें एक मतलब स्ट्रेचर लगा हुआ रहता है, उसको उठाया जाता है। उनके 40 डिग्री पे या 60 डिग्री पे उनको हम उठा सकते हैं। उनको मतलब या उनके आराम के लिए भी, या उनको टीवी देखने के लिए भी आसानी हो, या उनके खाना मतलब उनके आराम के लिए भी हम उनको थोड़ा सा उनको ऐसे बेड के हिसाब से ऐसे थोड़ा सा उठाएंगे। थोड़ा सा ऐसे रहेगा, सिर ऐसे रहेगा और उनके सिर के पास या ये क्या बोलते हैं इनको, पीठ के पास तकिया लगा देंगे और उनके आराम के लिए या टीवी देखने के सहायता में उनको उस टाइम का पोजीशन देंगे। उसके बाद टेंडेबल पोजीशन, हाँ वही ना टेंडेबल पोजीशन। क्या घबरा गई तू, बोल रही है मेरा। Hello friends, myself Utsav Kumar. I live at Raj. Today I did topic rice tube. ये हमारे पेशेंट हैं, इनको राइस ट्यूब लगाना है। राइस ट्यूब को कैसे हम लगाएंगे, राइस ट्यूब का क्या क्या प्रयोग है उसको हम बताने जा रहे हैं। ये रहा राइस ट्यूब, और राइस ट्यूब को हम लोग कैसे लगाते हैं मरीज के अंदर। राइस ट्यूब को हम लोग जो होता है इसको हम लोग राइस ट्यूब किस मरीज को हम लोग लगाएंगे। राइस ट्यूब उस मरीज को लगाएंगे जो मरीज को खाना देना हो या लिक्विड फॉर्म में कुछ दवा भी देना हो, उसको लगाएंगे। और जो मरीज पॉइजनस चीज खा लिया हो उसको भी लगा करके उसको निकालेंगे। और उसके बाद जो हम लोग लगाएंगे उसको लगाने से पहले कौन कौन सामान का इस्तेमाल करेंगे, सामान का हम नाम बताने जा रहे हैं। पहले ग्लव्स ले लेंगे। उसके बाद
ट्रे लेंगे, किडनी ट्रे लेंगे, उसके बाद सिरिंज लेंगे, उसके बाद बॉल लेंगे, उसके बाद कॉटन स्वाब लेंगे। ये ट्रे है और एक बॉल है, एक सिरिंज है और एक ग्लव्स है। भाई पापा जी हैं, देखो। सब बुलाया जाएगा। जैली का अब चलिए स्टार्ट कीजिए प्रोसीजर। बोलिएगा नहीं वहाँ पे, नहीं बोलेगा। ग्लव्स लगा चलिए। राइस ट्यूब लगाने से पहले हम मरीज का नाक का छेद देखेंगे। जो नाक का छेद बड़ा होगा उसमें हम राइस ट्यूब लगाएंगे। राइस ट्यूब पहले हम लोग नाप ले लेंगे और इसको लगाने से पहले यहाँ पे नाप कैसे लेंगे बताइए? नाप इसको ले लेने के बाद इसको कैसे लेंगे नाप लेके बताइए? नाप दीजिए। ले रहे हैं सर। कान के यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे नाक के पास, और कान के पीछे से ला करके और यहाँ पे स्टोमक के पास ला देंगे यहाँ पे। और इसके बाद मार्कर, यहाँ पे मार्कर, परमानेंट मार्कर से या टेप से यहाँ पे मार्क कर देंगे और उसके बाद लगाएंगे और यहाँ इतना तक लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है लग गए ना? लग गया। राइस ट्यूब लगा देने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ गया है, लंग्स में गया है, स्टोमक में गया है। और लंग्स में गया है तो उसको हम लोग सिरिंज ले लेंगे और बॉल में पानी ले लेंगे और उसके बाद बॉल में पानी माय नेम इज सचिन कुशवाहा। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग राइस ट्यूब लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि हम बताएंगे किस किस मरीज को हम लोग राइस ट्यूब लगाएंगे। जो मरीज उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, अपना हिसाब से खाना वाना नहीं खा सकता है, उसको हम लोग राइस ट्यूब लगाएंगे। राइस ट्यूब हम लोग सबसे ज्यादा तो बूढ़े लोग में लगता है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। हम लोगों में हम लोग राइस ट्यूब लगाते हैं। और जो जहर खा लेता है उसमें भी हम लोग राइस ट्यूब के जरिए से हम लोग उसको निकालते हैं। राइस ट्यूब हम लोग निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को बहुत सारे सामग्री चाहिए। जो हम लोग को सबसे पहले तो हम लोग को ग्लव्स होना चाहिए। ग्लव्स हम लोग पहनेंगे ताकि हाँ जो कोई भी इन्फेक्शन हो हमारे हाथ में वो ना फैले। और हाथ धोएंगे सबसे पहले, उसके बाद ग्लव्स लगाएंगे। उसके बाद हम लोग 2 किडनी ट्रे लेंगे, उसके बाद स्टेथोस्कोप लेंगे, जाइकोक जेली लेंगे और सिरिंज लेंगे और बॉल लेंगे, उसमें पानी लेंगे कटोरी में। उसके बाद ट्रे भी लेंगे उसके लिए। और ये राइस ट्यूब हो गया, राइस ट्यूब भी लेंगे। और इसके हम लोग सबसे पहले नाक के पास से नापेंगे। इसको नाक के पास से लाएंगे कान पे, कान के पास से लाके उसके बाद स्टोमक तक लाएंगे और यहाँ तक हो जाएगा तो मार्कर से, परमानेंट मार्कर होता है या टेप होता है, उसको यहाँ पे लगा के मार देंगे। और इसको जब हो जाएगा इतना तो उसके बाद हम लोग टर्च ले लेंगे और इसके नाक में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ये नाक में मोटा छेद है। जो मोटा छेद होगा उसमें हम लोग राइस ट्यूब को आराम से धीरे से इसमें जाइकोकन जेली 6 से 7 इंच तक मतलब लगा देंगे। उसके बाद धीरे से उसमें नाक में ऐसे करके डालेंगे। नाक में हम लोग जब डालेंगे इसको धीरे से तो एकदम उसको बोलेंगे कि हाँ पानी या पीजिए, कुछ बोलते रहिए। या उसके बाद ये यहाँ तक अगर आ जाएगा, अगर कुछ बोलता है कि हाँ हमको ये उल्टी हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, उसके लिए थोड़ा देर के लिए हम लोग कुछ रोक देंगे सेकंड के लिए और उसको बोलेंगे कि आप मुंह चलाते रहिए अपना। उसके बाद फिर से उसको धकेल देंगे अंदर की तरफ और जब अंदर ये चला जाएगा, जहाँ तक हम लोग मार्क लगाए हैं उसके हिसाब से चला जाएगा वहां तक, तो हम लोग सबसे पहले तो बॉल में पानी ले लेंगे। बॉल में पानी इसमें भर लेंगे कटोरी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ इसमें बुलबुला आ रहा होगा तो तुरंत हम लोग निकाल देंगे। उसमें लेट हम लोग नहीं करेंगे, तुरंत हम लोग उसको निकाल देंगे या स्टेथोस्कोप से हम लोग चेक करेंगे। और इसमें जब ये इतनी का प्रोसेसर हो जाएगा, अगर ये जहर खाया हुआ है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग वाटर चाहिए, डिस्टिल वाटर जो होता है उसको चाहिए और उसमें हम लोग आधा लीटर के डालेंगे और सिरिंज से फिर वापस खींचेंगे उसको। इस प्रोसेसर हम लोग करते रहेंगे। समाप्त हुआ। नमस्कार, मेरा नाम रीमा कुमारी है और हमारे प्रिंसिपल सर को भी प्रणाम। और मैं यहाँ बताने जा रही हूँ राइस ट्यूब के बारे में। राइस ट्यूब क्या है? राइस ट्यूब एक पाइप का बना नली है जो कि हम किसी पेशेंट को नहीं, मतलब कि जो ऑपरेशन हुआ है या कोई कोमा में है या कोई बूढ़ा आदमी है जो खुद से खाना नहीं खा सकता है, उस पेशेंट को हम लगाएंगे राइस ट्यूब। राइस ट्यूब लगाने का तरीका, राइस ट्यूब लगाने की सामान, सबसे पहले हम लेंगे एक ट्रे और उसमें लेंगे किडनी ट्रे, उसके बाद देंगे सिरिंज, उसके बाद राइस ट्यूब रहेगा ही और उसके बाद जाइकोकन जेली और ग्लव्स और एक बॉल में पानी लेंगे। राइस ट्यूब लगाने के लिए देखेंगे मरीज को
कि मरीज का नाक मतलब कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर नाक में अगर कोई फ्रैक्चर है तो हम दूसरे नाक में इसको लगाएंगे। और या पेशेंट जहर खा के आया है उसके लिए हम लेवाज और गेवाज के लिए प्रक्रिया के लिए भी हम लोग राइस ट्यूब लगाते हैं। राइस ट्यूब लगाने के सबसे पहले इसके आगे की तरफ 6 से या 8 इंच तक जैकोन जेली लगाएंगे। सबसे पहले अपना हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद पेशेंट को देखेंगे कि वो बोलने के लिए है कि या बेहोश है। तो अगर वो बोलने लायक है तो हम पेशेंट को लगाएंगे। उसके पहले हम लोग इसका नापी लेंगे, नोज से लेके ईयर तक, और उसके बाद स्टोमक तक लाएंगे। और ये यहाँ लगाने के लिए इसके फिर जैकोन जेल लगाएंगे 6 से 7 इंच तक, और उसके बाद इनके नाक में लगाएंगे। और यहाँ लगाने से पहले इसमें यहाँ पे टेप मार्कर लगा देंगे, टेप की ये ढीलो ढीले ना। और इसके बाद धीरे धीरे इनके नाक में डालेंगे, और डालने के बाद इनको बोलने के लिए बोलेंगे। अगर ये बोल रहे हैं तो राइस ट्यूब स्टोमक में गया है, अगर नहीं बोल रहे हैं तो लॉन्ग में गया है। और उसके बाद इनको बोलेंगे बोलने के लिए, अगर बोल रहे हैं तो ठीक है इनको लगा देंगे राइस ट्यूब। और उसके बाद इनको शरीर के तापमान के हिसाब से हम खाना देंगे, लिक्विड फॉर्म के हिसाब से। इलाज हम उस मरीज को करते हैं जो पेशेंट आया जहर खा के आया है, उसको निकालने के लिए हम बॉल में पानी, सिरिंज में पानी लेके उसमें डालेंगे राइस ट्यूब के इधर से राइस ट्यूब में, और उसको अंदर डालेंगे और फिर सिरिंज से बाहर खींचेंगे। और के बाद हम उस मरीज को देंगे, उसके शरीर के हिसाब से लिक्विड फॉर्म में खाना उसको खिलाएंगे। टेम्परेचर के हिसाब से हम उसको खाना देंगे और दवा भी देंगे। ना अपना परिचय बोलिए, ना अपना परिचय दे देंगे, ठीक ना? श्रीतम भैया के दे ए में निपटाओ तनी। हां तो कोई कैसे लगाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सीपीआर का ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम दीपू कुमारी है। सीपीआर में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर वैसे आदमी को दिया जाता है, वैसे तो दिया जाता है जिसका हार्ट और लंग दोनों फेल हो गया हो। इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो एयर वेंटिलेशन, एक तो दूसरी का है चेस्ट कंप्रेसिंग। चेस्ट कंप्रेसिंग में पेशेंट को पहले सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है, उसके बाद सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है, उसके बाद अपने दोनों हाथ से उसको मेडियस्टर्नम बोन पर 2 इंच तक प्रेस कंप्रेसिंग करना है। और एयर वेंटिलेशन को एयर वेंटिलेशन दिया जाता है। एयर वेंटिलेशन अम्बू बैग से दे सकते हैं या मुंह से दे सकते हैं। सीपीआर देने का प्रोसेस, सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर पीड़ित व्यक्ति को पहले सुपाइन समतल जगह पर ले जाएंगे, उसके बाद सुपाइन पोजीशन में उसको लेटाएंगे, उस पर घुटने के बल अपने दोनों हाथ को फोल्ड कर 90 डिग्री एंगल बनाकर अपने कंधे को बल उस पर डालेंगे। ऐसा दाबेंगे उसके मेडियस्टर्नम बोन पर 2 इंच तक कम से कम दबे। और एडल्ट में 2 इंच तक दबना चाहिए, और 1 साल से 8 साल के बच्चे तक 2 इंच, उसके बाद इन्फेक्ट में 1.5 इंच तक दबना चाहिए। सीपीआर किन मरीजों को दे सकते हैं? सबसे पहले जो सांप काटा हो, जिसका हार्ट अटैक हुआ हो, या पानी में जो व्यक्ति गिरा हो, या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उसको हम सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर देने का प्रोसेस, सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को सुपाइन पोजीशन लेटाएंगे, इसका पहले पल्स रेट चेक करेंगे, चल नहीं रहा है। कॉमन पल्स रेट होता है रेडियल आर्टरी के द्वारा या कैरोटिड आर्टरी। रेडियल आर्टरी हार्ट में देखा जाता है, और कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे गला के पास देखा जाता है। देने के पहले प्रोसेस क्या है? देने के पहले हम सामने वाला व्यक्ति को कह सकते हैं कि जब हम दे रहे हैं तो आप देखिए, हम जब देते देते थक जाएंगे तो आप करिएगा। उसके पहले एम्बुलेंस को फोन कर देंगे 102 या 108 पर, से एम्बुलेंस जगह पहुंचे। तब तक देना है सीपीआर जब तक मरीज पेशेंट खांसे या कुछ बोले ना, ठीक ना? सब पेशेंट ही हो गया। सबसे पहले पेशेंट को चल देखेंगे, हेलो, कुछ बोल नहीं रहा है, गला में कुछ फांसा उसा है या कुछ निकाल देंगे। उसके बाद पल्स रेट चेक करेंगे। 10 मिनट के अंदर में पूरा प्रोसेस करना है। जितना अंदर में 10 मिनट के अंदर में जितना देर करेंगे उतना पेशेंट का बचने को रहेगा। यानी कि 1 मिनट में करेंगे तो पेशेंट का चांस बचने का 100% रहेगा, 5 मिनट में करेंगे तो 50% रहेगा, 10 मिनट करेंगे तो 10% रहेगा उसका पेशेंट का बचने का चांस। यहाँ पे दोनों हाथ को पहले फोल्ड करेंगे,
उसके बाद मेडिस्टर्नम, दोनों निपल के बीच में मेडिस्टर्नम बोन होता है, उसको 30/2 का रेशियो में, मतलब 1 मिनट में 100 बार देना चाहिए CPR। 30 मिनट 30/2 का रेशियो, 30 बार कर लेंगे, उसके बाद 2 बार एयर में वेंटिलेशन देंगे 30 बार में कंधे के बल से। तब तक देते रहेंगे तब तक पेशेंट खांसे या कुछ बोले नहीं, या एम्बुलेंस अपने जगह पर पहुंचना है जब पेशेंट को ले जाने के लिए। धन्यवाद। वहाँ पे डिब्बा मेरे भाई करिए। नमस्कार मेरे भाई, हम बहन हूँ। मैं आज BMW के बारे में बताने जा रही हूँ। BMW बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल के दौरान हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते समय जो कचरा उत्पन्न होता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट की छटाई 5 तरह का डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है। येलो, जिसमें हम लोग येलो यहाँ पे है, जिसमें हम लोग ब्लड लगी हुई संबंधित चीज रखेंगे। कटा हुआ पर्स, कॉटन पर्स रखेंगे। ब्लड लगी हुई सामान रखेंगे। रेड में रखेंगे कैथेटर, आरबी सेट, आरबी बैग रखेंगे। प्लास्टिक और रबर का सामान रखेंगे रेड में। उसके बाद ब्लैक में रखेंगे खराब टेबलेट, सिरिंज, जो बचा हुआ खाना होगा उसको रखेंगे। उसके बाद होगा ब्लू, बिना टूटा हुआ कांच का सामान रखेंगे। उसके बाद एम्पल और भाल रखेंगे। व्हाइट में रखेंगे नुकीली चीज़ें, जो नीडल हुआ, ब्लेड हुआ, बिना टूटा हुआ कांच का सामान हुआ। बायोमेडिकल स्पाइलेज, किसी चीज़ की छलकने को स्पाइलेज कहते हैं। स्पाइलेज 3 प्रकार के होता है: ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, केमिकल स्पाइलेज, मरकरी स्पाइलेज। सोर्स, BMW सोर्स, माइनर सोर्स और मेजर सोर्स। मेजर सोर्स में हुआ बड़ा हॉस्पिटल, माइनर सोर्स में छोटा हॉस्पिटल हुआ। मेजर सोर्स में आएगा हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, रिसर्च सेंटर, एनिमल सेंटर। और उसका माइनर सोर्स में आएगा डेंटल क्लिनिक, पैरामेडिकल, होम केयर। बायोमेडिकल को 8 कैटेगरी में बांटा गया है। एक में हुआ ह्यूमन का काटा हुआ ऑर्गन, एनिमल वेस्ट। तीसरा में हुआ बायोटेक्निकल वेस्ट। और चौथा में हुआ वेस्ट सार। पांचवा में हुआ वेस्ट प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुरुचि कुमारी है। आज मैं आपको पोजीशन के बारे में समझाने जा रही हूँ कि किस पोजीशन में मरीज को हम सुलाएंगे, किस पोजीशन में उनका इलाज करेंगे, किस पोजीशन में उनका मतलब कुछ भी मतलब देखने के लिए उनको हम किस पोजीशन में उनको रखेंगे। तो सबसे पहले हम उनको सुपाइन पोजीशन में सुलाएंगे। सुपाइन पोजीशन में सुलाने के लिए उनको पीठ के बल सुलाएंगे, पीठ के बल सुलाएंगे और सीट के नीचे और कहने के नीचे यहाँ पे हम मतलब पैर के पास और 2 जगह तकिया लगाएंगे और तकिया लगाएंगे। उनको सुपाइन पोजीशन में सुलाएंगे। उनको या पेट की सर्जरी के लिए भी है या उनको आराम देने के लिए भी है, वाइटल साइन के लिए। उसके बाद प्रोन पोजीशन में उनको पेट के बल सुलाएंगे, पेट के बल सुलाएंगे उनको और उनको बोलेंगे अपना सिर थोड़ा सा ऐसे मोड़ ले और ये ऐसे कर देंगे और उनके सिर के पास और पेट के पास, कूल्हे के पास हम तकिया लगा देंगे। उनके बैक साइड के सर्जरी के लिए भी या मतलब बैक साइड
उसके सिर के पास और कमर के पास हम तकिया लगा देंगे और उनको थोड़ा सा ये सर उनको मोड़ने के लिए बोलेंगे और उनको पीठ की सर्जरी के लिए या उनको आरामदायक के लिए भी हम लोग उनको पीठ के जो या कोई मतलब कोई सर्जरी के लिए या कोई बेड सोर भी हो जाता है या उनके हड्डी के पीठ के बैक के हड्डी के लिए आरामदायक के लिए भी उनको हम सुपाइन को प्रोन पोजीशन में उनको सुलाएंगे। उसके बाद लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में उनको सुलाएंगे। उनको उनके सिर के पास और कूल्हे के पास तकिया लगाएंगे और उनके पैर के पास भी तकिया लगाएंगे। उनके मतलब हड्डी के भी और सिरदर्दी के लिए हाइड्रा साइन के लिए भी और उनके मतलब बेड सोर को बचाने के लिए भी या उनके कूल्हे और कंधे को प्रेशर को हटाने के लिए भी तकिया लगाएंगे। उसके बाद लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन यही हुआ, उनको उसी तरह से हम पोजीशन करेंगे लेटरल पोजीशन में भी। उसके बाद सेमी फॉलोअर पोजीशन, सेमी फॉलोअर पोजीशन में उनको सुपाइन पोजीशन में सुला देंगे, सुपाइन पोजीशन में सुला देंगे। उसके बाद बेड में हमारा स्ट्रेचर होता है जो उठाने वाला होता है, 80 के या 30 के एंगल पे उसको उठा देंगे और उसको उठाने के बाद आप एक तरह का ये वही समझ लिए जो इसको उठाएगा 90 डिग्री पे या 30 के डिग्री पे उठाएगा या उससे बात भी कर सकते हैं हम उसको बात करने के लिए भी या उसको टीवी देखने के लिए भी सहायता करेगा या उसको मतलब खांसी भी आता है तो मतलब उसके लिए ये पोजीशन भी सही रहता है। फिर हम पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन में उसको उनसे बात वही तरीका है बात करने के लिए या उनको टीवी देखने के लिए सेम पोजीशन इसमें भी होगा। उसके बाद कार्डिक पोजीशन में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सुला देंगे और उसके बाद उनको बोलेंगे थोड़ा सा उठने के लिए दीजिए ना उसको। हम मरीज को बैठाएंगे उसको उसके बेड पे ओवर बेड टेबल देंगे, उसके अस्थमा के लिए या कॉफ के लिए भी देंगे। उसको बोलेंगे ओवर बेड के टेबल पे हाथ रखे सीधा और उसको पैर को बोलेंगे सीधा। इसमें उसके हाथ के आरामदायक के लिए भी या कॉफ के लिए भी उसको इस पोजीशन में देंगे। उसके बाद उसको सुपाइन पोजीशन में सुला देंगे। उसके बाद बेड पे स्ट्रेचर रहता है मतलब ऊपर नीचे करने वाला। उसके बाद सिर उसका नीचे रहेगा और पैर इसका ऊपर रहेगा। इस पोजीशन में हम मरीज को जैसे उसको ब्लीडिंग होता है या उसको मतलब ब्लड रोकने के लिए या उसको मतलब कुछ भी करने के लिए ब्लड के लिए सर्जरी के लिए भी उसको इस पोजीशन में उसको मरीज को करेंगे। उसके बाद टेंडेबल पोजीशन में सिर उसका ऊपर रहेगा, उसका सिर ऊपर रहेगा और पैर नीचे रहेगा। उसके पैर के लेवल से सिर उसका ऊपर रहेगा। इसमें हेड की सर्जरी के लिए या खांसी के लिए भी या वो मतलब इसके हेड की सर्जरी के लिए ज्यादा महत्व इस पोजीशन को दिया जाता है। उसके बाद डार्सल रिक्वायरमेंट पोजीशन, डार्सल में मरीज को सुपाइन पोजीशन में सुला देंगे। उसका पैर थोड़ा सा ऐसे घुटना मोड़ देंगे और थोड़ा सा ऐसे चौड़ा कर देंगे, ठीक है। उसको इनेमिंग लगाने के लिए कैथेटर भी लगाने के लिए इस पोजीशन को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कैनी चेस्ट पोजीशन में घुटने के बल नी चेस्ट पोजीशन बोलो ना। इसको हम उल्टा मोड़ देंगे, ठीक है। हाँ और ये पैर थोड़ा सा पैर मोड़ देंगे और ये वेक्टर लगाने के लिए ये पोजीशन का काम आता है, ठीक है। उसके बाद मेरा लास्ट पोजीशन बाकी है लिथोटोमी पोजीशन। डिलीवरी के लिए ये पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट का पैर डाउन में रहेगा दोनों साइड से और थोड़ा सा ऐसे चौड़ा रहेगा। इस पोजीशन में हम पेशेंट का डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू नहीं बोलने देगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम श्वेता कुमारी हुआ और आज मैं हीमोग्लोबिन के बारे में बताने जा रही हूँ। बोलो। हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए कौन कौन से सामग्री की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग को
ये सर्डिन हीमोग्लोबिन चाहिए, हीमोमीटर, उसके बाद है हीमोमीटर ट्यूब, उसके बाद स्वाब, N/10, डिस्टिल वाटर, प्रीकर, पीपेट, पहले हम स्वाब से इस फिंगर को साफ करेंगे, उसके बाद पिकर के सहायता से इसको पिक करेंगे। कम करती थी रखना ही है। चलो ज़्यादा पानी पिए थोड़ा थोड़ा पी उसके बाद इसमें N/10 20 तक डाल देंगे और इसको इसमें डालकर अच्छा से मिक्स कर देंगे। अब ये 10 मिनट तक हो गया। अब इसमें डिस्टिल वाटर एक एक बूंद डालेंगे, ये ड्रॉप के सहायता से। जब तक मिलेंगे तब तक कवर करेंगे। इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे और इसको देखेंगे ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच करेगा तो फिर इसमें डालते रहेंगे जब तक ये मैच नहीं करे। अब इसको टॉर्च के सहायता से इसको देखेंगे कि मैच किया है कि नहीं किया है। दिख रहा है? उसके बाद ये पूरा तरह से मैच हो गया है। अब इसका रीडिंग देखेंगे कितना है। इसका रीडिंग 14 mgl में है। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Sakshi Kumari and I'm going to tell about blood sugar. So let's start it. ब्लड शुगर, ब्लड में हम शुगर लेवल को जानते मतलब चेक करते हैं। इससे हम लोग को ब्लड में कितना शुगर लेवल है उससे पता चलता है। शुगर लेवल बहुत तरीके से हम चेक कर सकते हैं। जैसे हो गया RBC, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। RBC होता है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है जो लैब में होता है। इसको टेस्ट किया जाता है, कम से कम इसका रिपोर्ट आता है 12 से 24 घंटे में। और जो होता है ग्लूकोमीटर होता है, उससे वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम कुछ सेकेंडों में पता कर सकते हैं कि कितना, कुछ सेकेंडों में पता कर सकते हैं हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल कम हुआ है या बढ़ा है उसको। सब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिनका ब्लड शुगर हाई हो, उनको दिन में कम से कम कई बार चेक करते हैं। जैसे कि सुबह में खाना खाने से पहले, दोपहर में, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद रात में करते हैं। ब्लड शुगर हमारी बॉडी में मतलब बढ़ गया उसका लक्षण होता है हमें थकान महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है, अचानक कमजोरी हो जाता है, धुंधला दिखाई देने लगता है उसको, मुंह साफ लगता है, उनका मुंह सूख जाता है। ऐसे लक्षण से हम जानेंगे कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है। नॉर्मल शुगर लेवल होता है कम से कम 80 से 130 mg होता है।
तो और शुगर लेवल चेक करने के लिए हमको चाहिए ग्लूकोमीटर, कॉटन स्वैब चाहिए, प्रीकर चाहिए, स्ट्रिप चाहिए और इतना सामान हमको चाहिए शुगर लेवल जांच करने के लिए। तो आज मैं इनका शुगर लेवल चेक करके बताने वाली हूँ। तो आइए अब मैं दिखाती हूँ कि शुगर लेवल कैसे चेक किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कॉटन स्वैब लेंगे और जिस जगह पे हमको प्रिक करना है उसको साफ करेंगे। इसको थोड़ा सूखने देंगे और प्रिक करेंगे। ग्लूकोमीटर में ये स्ट्रिप को लगाएंगे और हम ब्लड शुगर को टेस्ट करेंगे। रुको ना, हम भी जा रहे हैं, थोड़ा इधर उधर करते हैं। इसका रीडिंग 103 आ रहा है। अब ये नॉर्मल है।